ठीक है, तो हम लोगों ने ग्लैंड देख ली थी, है ना, ग्लैंड हो गई थी, ग्लैंड के टाइप्स हो गए थे, है ना। अब यहाँ पर क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। तो कनेक्टिव टिश्यूज में मेन जो इनका फंक्शन हो रहा है, क्या चीज हो रहा है कि ये सारी चीजों को आपस में कनेक्ट करके रख रहा है ना, बॉडी के अंदर में यहाँ पे ये सारी चीजों को क्या कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है। मेन जो कनेक्टिव टिश्यू है इसका फंक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे कि एक तो वो मैकेनिकल सपोर्ट दे देता है। मैकेनिकल सपोर्ट दे देते हैं मतलब क्या चीज हो रही है, उसको यांत्रिक सहारा दे दे रहे हैं, शरीर को एक मजबूती दे दे रहे हैं ना। न्यूट्रिटिव होते हैं। न्यूट्रिटिव मतलब क्या चीज हो रही है, वो पोषक होते हैं, पोषण उनको मतलब जो बॉडी की जितनी भी सेल्स वगैरह है वहां तक वो पोषक पदार्थों को ट्रांसपोर्ट करने में भी हेल्प करते हैं, स्टोर करके भी हेल्प करते हैं। लास्ट फंक्शन आता है डिफेंस। डिफेंस में क्या कर रहे थे, ये प्रोटेक्टिव लेयर्स बन रही थी या प्रोटेक्शन, जो या तो किसी ऑर्गन को प्रोटेक्ट कर रहे थे या बाहर से लेयर बना ले रहे थे किसी भी चीज के, किसी भी ऑर्गन या कैविटी पर, जिसके कारण में वो जो बॉडी का स्ट्रक्चर है उसको एक प्रोटेक्शन मिल जा रही थी, है ना। तो यहाँ पर जो कनेक्टिव टिश्यू है उसके तीन फंक्शन हो रहे थे। एक तो मैकेनिकल हो रहा था, मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाते हैं, ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, और दूसरा जो रहता है डिफेंसिव रहता है। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो कनेक्टिव टिश्यूज रहते हैं ये बहुत ज्यादा ये अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज हो रहे हैं। सबसे मेन चीज क्या आ जाती है यहाँ पे, जो याद रखने वाली चीज है, एक तो बोन आ जाती है, दूसरा अगर कोई याद रखना है तो हमको यहाँ पे ब्लड याद रखना है कि ब्लड भी क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है, जो क्या कर रहा है, बॉडी के ऑर्गन्स के बीच में एक कनेक्शन बना के रख रहा है, उनको आपस में जोड़े हुए रख रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर में यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज जो है उसके बीच में इंट्रासेल्युलर स्पेस पाया जाता है। सबसे मेन चीज याद रखना है, या यही चीज यहाँ पे ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखना है कि कनेक्टिव टिश्यू में इंट्रासेल्युलर स्पेस पाए जाते हैं। जैसे अगर हम यहाँ आरबीसी की बात करें तो एक आरबीसी यहाँ प्रेजेंट है, एक आरबीसी यहाँ प्रेजेंट है, एक आरबीसी यहाँ प्रेजेंट है, तो एक ये प्रेजेंट है। तो ये इंट्रासेल्युलर यहाँ पे स्पेस बहुत ज्यादा हो गया है ना, तो इनके बीच में इंट्रासेल्युलर स्पेस पाया जाता है। फिर ये जो मतलब जो इनकी जो सेल रहती है, जो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यूज है, इसकी जो सेल है इसके बीच में यहाँ पे मैट्रिक्स होता है ना। और जो मैट्रिक्स होता है उसमें इनसॉल्युबल, ठीक है, इनसॉल्युबल मटेरियल रहता है। इनसॉल्युबल मटेरियल मतलब अघुलनशील यहाँ पे प्रोटीन्स और फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो जो सेल्स है उनके अंदर में वो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती है जो इनसॉल्युबल रहती है, घुलित नहीं होती है किसी भी चीज में, ये घुलती नहीं है। और ये जो यहाँ पे ठोस मटेरियल रहता है, ये जो ठोस मटेरियल हो गया है, यही यहाँ पर क्या कहलाता है, मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, और जो मैट्रिक्स रहता है यही मैकेनिकल सपोर्ट बनाने में या मैकेनिकली उसको क्या करता है, यहाँ पे मजबूत करता है। जो सेल्स है या जो भी टिश्यूज बना हुआ है या उस टिश्यू से कोई ऑर्गन बना हुआ है, तो उसको यहाँ पे एक मजबूती देता है ना, एक स्ट्रांगनेस देता है उसको। फिर यहाँ पे जो संयोजी उत्तक रहते हैं, यहाँ जो कनेक्टिव टिश्यू है, ये सब कैसे होते हैं, जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है वैसे वैसे क्या हो जाते हैं, अभाषित होने लगते हैं, डिजनरेट होने लगते हैं। हमने अर्थराइटिस सुना हुआ है ना, कि बोन धीरे धीरे कमजोर होने लग जाती है ना, उसमें कैल्शियम बहुत ज्यादा स्टोर होने लगता है तो वो कमजोर होने लग जाती है। तो यहाँ पर ये जैसे जैसे एज बढ़ते जाती है, इनकी जो क्वांटिटी है बॉडी में या इनकी जो फंक्शनिंग कैपेसिटी है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है, कम होने लगती है। मेन एग्जांपल याद रखो उसका बोन से, कि बोन से कैसे हो रहा है कि जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी एज होते जाती है, जैसे जैसे एजिंग होते जाती है वैसे वैसे बोन कम होने लग जाती है ना, बोन यहाँ पे मतलब कमजोर होने लग जाती है। ठीक है, अगली चीज यहाँ पे फंक्शन की अगर बात करें तो दूसरे फंक्शनों में क्या हो रहा था, यहाँ पे ये आपस में एक दूसरे को बॉडी के सिस्टम्स हो गए, मसल्स हो गए, दूसरे ऑर्गन्स हो गए, उनको कनेक्ट करके रखता है। दूसरी चीज यहाँ पे एडिपोज टिश्यूज रहते हैं, ठीक है, ये एडिपोज टिश्यूज है ना। तो एडिपोज टिश्यूज में क्या चीज हो रही है, यहाँ पे ये फेट का डिपॉजिट करके रखते हैं। फेट को कौन डिपॉजिट करके रखता है, एडिपोज टिश्यू, वसीय उत्तक भी जिसको बोलते हैं ना, वसीय संयोजी उत्तक, तो ये यहाँ पे फेट को जमा करके रखते हैं ना। फिर यहाँ पे आते हैं स्केलेटल टिश्यूज, तो स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यूज में क्या आ जाती है, यहाँ पे बोन्स आ जाती है, मसल्स आ जाती है ना।
मसल्स आ जाती है, लिगामेंट्स आ जाते हैं। अगर हम लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू की बात करें तो उसमें ब्लड आ जाता है और लिम्फ आता है, ब्लड और लिम्फ आता है। फिर यहीं पर क्या होता है, प्लाज्मा भी यहाँ पे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू में आता है। यहाँ पे प्लाज्मा भी क्या हो रहा है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू में आ रहा है। और उसके अंदर में क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर में क्या होता है, प्लाज्मा के अंदर में क्या होता है, अलग अलग टाइप का मटेरियल रहता है ना बेटा। एंटीबॉडी प्रेजेंट रहती है, माइक्रोफेज रहती है, लिम्फोसाइट्स रहती है ना। दूसरे जो भी यहाँ पे मटेरियल हो गए, वेस्ट मटेरियल रहते हैं, न्यूट्रिएंट मटेरियल यहाँ पर रहते हैं ना। तो ये उसके बाद अस्थि मज्जा, यहाँ जो बोन हो रही है, बोन के अंदर में क्या होता है, अस्थि मज्जा रहती है। और उसके अंदर में क्या होता है, यहाँ पे आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब ये चीज याद रखना कि अस्थि मज्जा में आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, और लीवर में आके वो क्या हो जाती है, लीवर बोल रहा, स्प्लिंट में है ना, प्लीहा में जाके वो क्या हो जाती है, नष्ट होती है, ठीक है। और वो स्प्लिंट और प्लीहा को क्या बोलते हैं आरबीसी का, हम्म? बताओ आरबीसी का क्या बोलते हैं उसको। आरबीसी का कब्रिस्तान। हाँ, कब्रिस्तान बोलते हैं ना। वहां पे सारी के सारी आरबीसीओ का क्या होता है, हीमोलाइसिस होता है, हीमोग्लोबिन वहां पे टूटने लगता है ना, ठीक है। उसके बाद में जो भी यहाँ पे कोलेजन फाइबर्स रहते हैं वो मसल्स वगैरह को जोड़ने का वर्क करते हैं, दूसरी चीजों का यहाँ पे साथ में बनाए रखते हैं, है ना। फिर यहाँ पर एक चीज याद रखना है, मास्ट सेल है ना। तो मास्ट जो सेल रहती है, मास्ट सेल की खोज पॉल एक्रिलिक ने करी थी, पॉल एक्रिलिक ने मास्ट सेल की खोज करी थी। ये पॉइंट नोट कर लो, पॉल एक्रिलिक ने मास्ट सेल की खोज करी थी, ठीक है। अगली चीज आती है यहाँ पे टिश्यूज, है ना। अब यहाँ पे जो हम टिश्यू का अगर इनका क्लासिफिकेशन देखें तो स्पेशलाइज्ड होते हैं, डेंस होते हैं और लूज होते हैं, है ना। लूज कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है, यहाँ पे एल्यूलर, ये एरियुलर टिश्यू आते हैं और एडिपोज टिश्यू आते हैं ना। एरियुलर टिश्यू को क्या बोलते हैं, यहाँ पे ढीले स्पंजी उत्तक भी बोलते हैं ना, ढीले संयोजी उत्तक बोलते हैं ना। और इनके अंदर में क्या होता है, यहाँ पे जिलेटिन होता है जो एक सेमी परमेबल रहता है, एक फ्लूइड रहता है यहाँ पर। और ये जो सेल्स रहती है यहाँ पे एरियुलर टिश्यूज की, इसके अंदर में जो मैट्रिक्स रहता है वो जेली के जैसे रहता है, ठीक है। जेली के जैसे रहता है और चिपचिपा रहता है, ठीक है। जेली के जैसे और चिपचिपा रहता है, जेली के जैसे रहता है और चिपचिपा रहता है। और ये जो सेल्स रहती है ना, यहाँ पे ये जो सेल्स रहती है मेन ये पेशियां बनाती है ना, एरियुलर टिश्यूज में पेशियां बनाती है। जो सेल जो मसल्स के जो फाइबर्स रहते हैं वो यहाँ पे डेवलप करती है। और जो भी यहाँ पे जो सेल्स रहती है उसमें जो ग्रोथ होती है, या जो एक सिंगल सेल रहती है इस एरियुलर टिश्यू में, वो फाइब्रोब्लास्ट कहलाती है। और ये जो फाइब्रोब्लास्ट रहती है ये क्या करती है, प्रोटीन, इलास्टिन और रेटिकुलम का निर्माण करने में हेल्प करती है। और इसी से क्या बनती है, स्टेम सेल भी बनती है। फाइब्रोब्लास्ट से ही स्टेम सेल बनती है, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट से ही स्टेम सेल बनती है, ठीक है। अगली चीज यहाँ पर आती है हिस्टोसाइट्स। हिस्टोसाइट्स क्या होती है, ये भी एक तरह का क्या है, यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू है ना। हिस्टोसाइट्स भी कनेक्टिव टिश्यू होता है। ये एरियुलर एरियुलर ये एरियुलर टिश्यूज में ही आ जाता है। और इसमें क्या होता है, यहाँ पे इनका जो शेप रहता है वो डिसाइड नहीं रहता है, जैसे अमीबिया शेप रहता है ना, अमीबॉइड रहती है ये। तो मतलब ऐसा कोई भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के उसके सेफ हो जाते हैं। और इससे भी क्या होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा ये सक्रिय रहती है जिसमें लिम्फोसाइट्स बनती है। और ये जो भी यहाँ पे कोई बाहरी सब्सटेंस जो आता है उस सब्सटेंस को ये डिस्ट्रॉय करती है। या जो भी टॉक्सिक चीज बॉडी के अंदर में आई, कोई भी हानिकारक चीज आई, या कोई भी पैथोजन आया, कोई भी रोग उत्पन्न करने वाला कोई भी फैक्टर आया, तो उसको भी क्या करती है, डिस्ट्रॉय करती है ना। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं, सिवेंजियर सेल भी बोलते हैं ना, अपमार्जक कोशिका है। अपमार्जक क्योंकि ये क्या कर रही है, कोई भी चीजों का भक्षण करने का कार्य करती है ना, ठीक है। अगली चीज लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में बताया था ये अलग अलग साइट्स की होती है, यहाँ पे अभी देखने को मिलेंगी।
ये लिम्फोसाइट्स अलग अलग डिफरेंट साइज की हो रही है ना, और यही क्या होती है, एंटीबॉडी का वर्क करती है ना। एंटीबॉडी का वर्क करती है मतलब क्या चीज हो रही है, ये दूसरी किसी भी चीजों को डिस्ट्रॉय करने का वर्क करती है, और इनका जो शेप रहता है वो डिफरेंट टाइप का रहता है, और ये यहाँ पे कूटपाद गति प्रदर्शित करती है। कूटपाद गति मतलब ये जो लेयर है इससे क्या होना है, इस लेयर से ही क्या बनना है, यहाँ पे एक पैर जैसा स्ट्रक्चर बनना है, ये पैर जैसा स्ट्रक्चर बनना है। फिर अगला यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर बनना है। फिर ये सारा यहाँ पे जो साइटोप्लाज्म है उसको क्या करेंगे, इधर आगे धकेलेंगी। तो इस तरह से ये लुढ़कते हुए क्या करती है, गति करती है। इसी को क्या बोलते हैं, यहाँ पे कूटपादी गति बोलते हैं ना। फिर यहाँ पे प्लाज्मा सेल्स प्रेजेंट रहती है। प्लाज्मा सेल में क्या होता है कि ये जो जीव द्रव्य है उसको जमा करके रखती है। 2 से 3 दिन उनका जीवन काल रहता है, और विभाजित होकर क्या करती है, नई सेल बना रही है। और नई सेल जो बनाती है वो फिर वसी उत्तक बनाने में हेल्प करती है, मोनोकॉइट्स बनाने में हेल्प करती है। काइटिन वाले जो तंतु रहते हैं एल्वेलर टिश्यूज के अंदर में, काइटिन जो तंतु रहते हैं वो बनाने में यहाँ पे हेल्प करती है। पीले वाले इलास्टिन तंतु रहते हैं, है ना, येलो इलास्टिन टिश्यूज, उनका निर्माण करने में हेल्प करती है। और ये क्या करते हैं, यहाँ पे केमिकल प्रतिरोधी होते हैं। अब ये चीज याद रखना, इलास्टिन ये क्या होता है, केमिकल प्रतिरोधी होता है, मतलब किसी भी केमिकल्स का इसके ऊपर में इफेक्ट नहीं होता है। और इसमें जैसे धमनियां हो गई है ना, जो हमारी आर्टरी होगी उसको यहाँ पे ये दूसरे किसी केमिकल्स वगैरह से प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो ये चीज याद रखना है। फिर टेंडन्स, टेंडन सुना है सब लोगों ने, टेंडन और लिगामेंट। हम्म। टेंडन और लिगामेंट्स में क्या हो रहा था, ये यहाँ पे देखो, ये टेंडन्स है, मसल्स है, मसल्स इसकी बनी हुई टेंडन्स की बनी रहती है। अंदर साइड में बहुत सारे फाइबर्स रहते हैं, और फिर अंदर साइड में यहाँ पे फाइब्रोब्लास्ट सेल्स प्रेजेंट रहती है, जिससे मसल्स वगैरह फॉर्म होती है ना, मसल्स वगैरह फॉर्म होती है। ये सुना था ना। नहीं। नहीं, सुना था। ठीक है। फिर हम यहाँ पे मस्कुलर टिश्यूज की बात करते हैं, ठीक है। एक साइड से, अरे यार ये पेन कहाँ गया, मस्कुलर टिश्यूज, ये मसल्स के टाइप देखे, ये 3 टाइप। ठीक है, स्केलेटल टिश्यूज है ना। स्केलेटल टिश्यूज में क्या चीज हो रही थी, इसी के अंदर में क्या आ जाता है, मस्कुलर टिश्यूज आ जाता है। और ये वाला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये ओरिजिनल बोन का रेडियोग्राफिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, रेडियोग्राफिक स्ट्रक्चर है, एक्सरे वाला, ये एनिमेटेड वाला, ठीक है। तो क्या चीज हो रही है स्केलेटल टिश्यूज में, ये क्या करता है, बॉडी को एक शेप प्रोवाइड करता है, मूवमेंट्स में हेल्प करता है। मूवमेंट्स करना है उसको, कहीं पर भी जाना है, कोई बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स वगैरह को मूवमेंट्स करना है, तो उसमें के यहाँ पे जो स्केलेटल टिश्यूज रहता है वो हेल्प करता है। दूसरी चीज इसमें क्या आती है, यहाँ पे अस्थि आती है, उपास्थि आती है, और नोटोकॉर्ड आती है ना। ये 3 चीजें कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, या कैसा रहता है, तो कैसा रहता है, सबसे मेन चीज तो भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्केलेटल टिश्यूज है, तो ये कैसा है, हार्ड है, ठीक है, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है ना। जो अगर मसल्स इसमें प्रेजेंट है तो वो कैसी है, फ्लेक्सिबल है ना। नॉन वेस्कुलर है, नॉन वेस्कुलर मतलब भाई इसमें यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का वर्क नहीं करता है, ये ट्रांसपोर्टेशन का वर्क नहीं करता है, ठीक है, नॉन वेस्कुलर रहता है ना। तो ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना, नॉन वेस्कुलर रहता है। इसमें यहाँ पे कॉन्ड्रिन प्रोटीन रहती है, और पेरिकॉन्ड्रिम यहाँ पे उपस्थितियों के अंदर में पेरिकॉन्ड्रिम रहता है। और वो पेरिकॉन्ड्रिम में क्या होता है, दरअसल पुनरुद्भवन की क्षमता रहती है, ठीक है, पेरिकॉन्ड्रिम में पुनरुद्भवन की क्षमता रहती है, जिसके कारण अगर यहाँ पे जैसे ये कोई बोन है और इसके अंदर में यहाँ पे कोई सेल अगर डैमेज भी हो जा रही, तो ये सेल फिर से यहाँ पे मतलब उसमें रिप्रोडक्शन होगा, और वो फिर से यहाँ पे डेवलप हो जाएंगी, है ना, फिर से वो यहाँ पे डेवलप हो जाएंगी। फिर अगर हम यहाँ पे बोन की स्ट्रक्चर की बात करें, तो बोन के स्ट्रक्चर में क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे जो अंदर साइड में कुछ यहाँ पे कैविटियां बनी हुई रहती है, उन कैविटियों के अंदर में क्या रहती है, यहाँ पे कैपिलरी रहती है, और कैपिलरी में मेन चीज रहती है कि एक वेन रहती है और एक आर्टरी प्रेजेंट रहती है, ठीक है, एक वेन रहती है और एक आर्टरी प्रेजेंट रहती है। फिर
इसके अंदर में अगर हम कोई अस्थि या किसी बोन की अगर बात करें तो इसके में क्या हो रहा है, यहाँ चारों साइड में एक एक लेयर हो रही है ना, एक लेयर हो रही है ये, और ये लेयर यहाँ पे क्या कहलाती है, पेरियोस्टियम कहलाती है। ये यहाँ पे ये पेरियोस्टियम, ठीक है, पेरियोस्टियम कहलाती है। ये जो यहाँ पे ये लेयर दिख रही है या ये लेयर जो दिख रही है, ये क्या है, पेरियोस्टियम। उसमें भी क्या रहती है, एक फाइब्रस लेयर रहती है, दूसरी क्या रहती है यहाँ पे, सेलुलर लेयर रहती है, जिससे पेरियोस्टियम बनी हुई रहती है, और ये बाहर की प्रोटेक्टिव लेयर बनाती है बोन के लिए, है ना। और जो बाहर साइड में यहाँ पे जो फाइबर्स प्रेजेंट हो रहे हैं वो कैसे रहते हैं, यहाँ पे सफेद सफेद और रेशेदार रहते हैं, मतलब ऐसे लंबे 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 फाइबर्स बने रहेंगे, और कैसे रहते हैं, सफेद रहते हैं। हमने बोन देखी है, बोन कैसी रहती है, व्हाइट रहती है ना। तो यहाँ पे ये फाइबर्स रहते हैं, जबकि जो अंदर साइड में ऑस्टियोब्लास्ट रहता है, अंदर साइड की जो सेल्स रहती है वो क्या कहलाती है, यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती है ना। ऑस्टियोब्लास्ट, ठीक है। तो जो अंदर की जो सेल्स रहती है वो क्या कहला रही है, यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट कहलाती है। और ये जो ऑस्टियोब्लास्ट रहती है ये कैसी रहती है, आड़ी टेढ़ी, यहाँ पर ये देखो आड़ी टेढ़ी सेल्स दिखाई दे रही है, आड़ी टेढ़ी यहाँ पर सेल्स दिखाई दे रही है ना। तो आड़ी टेढ़ी रहती है, और इन्हीं से क्या होती है, बोन सेल का फॉर्मेशन होता है। मतलब एक जो सेल रहती है वो निर्माण करती है यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट से, बोन सेल बनती है। और इसी के अंदर में क्या होता है, यहाँ पे बोन मटेरियल रहता है ना। अंदर में मैट्रिक्स प्रेजेंट रहता है बीच में यहाँ पे, तो बोन मटेरियल यहाँ पे ऑस्टियोब्लास्ट से ही बनता है ना। फिर मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स में हमको कुछ चीजें यहाँ पे याद रखनी पड़ेंगी। एक मिनट इसको थोड़ा सा क्लियर करने दो, ठीक है। मैट्रिक्स की बात करें तो मैट्रिक्स के अंदर में क्या हो रहा था, यहाँ पे ओसिन प्रोटीन हो रही थी, है ना, ओसिन प्रोटीन हो रही थी। और ये जो मैट्रिक्स जो बना हुआ रहता है मेन यहाँ पर, वो किसका बना हुआ रहता है, ओसिन प्रोटीन का। ये मैट्रिक्स जो बना हुआ है वो ओसिन प्रोटीन का बना हुआ रहता है, जिसे यहाँ पे लैमिलाई भी कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, लैमिलाई, लैमिली, लैमिलाई बोल रहा, लैमिली, ये अच्छे से लिखा है नहीं भाई, लैमिलाई कहते हैं, है ना। एक सेकंड क्लियर कर देना, ठीक है, लेमिलाई कहते हैं। उसके बाद में यहाँ पे क्या होती है, कुछ और स्ट्रक्चर हमको देखने को मिलता है जिसको हेवर्सियन लेमिलाई बोलते हैं, है ना। यहाँ पे ये जो रीजन रहता है ये क्या है, यहाँ पे हेवर्सियन लेमिलाई है। और इस हेवर्सियन लेमिलाई के अंदर में क्या हो रहा है, यहाँ पे कुछ कैपिलरिया भी रहती है, जैसे ब्लड कैपिलरी अगर प्रेजेंट है तो वो क्या कहलाएंगी, हेमर्सियन वेसल्स कहलाएंगे, ठीक है, हेमर्सियन हेमर्सियन वेसल्स कहलाएंगे। और ये संख्या में क्या रहते हैं, बहुत सारे प्रेजेंट रहते हैं यहाँ पे, बहुत ज्यादा रहते हैं। और यहाँ पर जो बहुत छोटी सा एक स्ट्रक्चर जो है, ये जो छोटा स्ट्रक्चर दिख रहा है वो क्या कहलाता है, ऑस्टियोसाइट्स कहलाता है, ठीक है, ऑस्टियोसाइट्स ये। अच्छा, अब एक चीज याद रखना, ये ऑस्टियो वर्ड जहाँ पे भी आ गया ना, वहां पे समझ लेना कि ये बोन से रिलेटेड चीज है, ठीक है। ऑस्टियो वर्ड जहाँ पर भी आ गया उसको समझना कि यहाँ पे बोन से रिलेटेड चीज है, ठीक है, ठीक है। अगली चीज यहाँ पे मैट्रिक्स का कंपोजिशन की बात करें तो कंपोजिशन में क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे कार्बनिक, ये थोड़ा सा नोट करना है ना। कार्बनिक जो मटेरियल रहना है, कार्बनिक मटेरियल कितना रहना है इसमें, 30% रहना है, ठीक है, 30%, ठीक है। और अकार्बनिक कितना रहना है, 70%, ठीक है, 70%, ठीक है। ये परसेंट थोड़ा सा याद रखना। ठीक है। फिर क्या चीज आती है यहाँ पे, एंडोसियम्स कैविटी आ जाती है, एंडोसियम्स, है ना। या ये जो एक हम यहाँ पे एक ऐसे, ये एक लेयर की बात कर रहे हैं ये वाली, तो इसको हम क्या कर रहे हैं, यहाँ से ऐसे इतना कट कर रहे हैं। तो ये क्या है, ये वाला रीजन है, ये रीजन पूरा जितना दिख रहा है ये एंडोसियम्स, है ना। तो यहाँ पे क्या होती है, बोन मैरो के अंदर में एक यहाँ पे कैविटी भी रहती है। सबसे पहले तो ये रहता है कि यहाँ पे बोन मैरो कैविटी रहती है ना, क्या होती है यहाँ पे, बोन मैरो कैविटी रहती है, या मैरो कैविटी, ये
जो मैरो कैविटी रहती है इसमें क्या होती है, दो लेयर रहती है ना, दो लेयर हो रही है तो उसमें क्या होती है, एक आउटर लेयर रहती है और एक इनर लेयर रहती है। मतलब क्या हो रही थी, एक आउटर ऑस्टियोब्लास्ट रह रही थी, ये जो ऑस्टियोब्लास्ट हो रही थी इसमें दो टाइप के हो रहे थे। जैसे यहाँ पर अगर हम देखें तो ये एक ऑस्टियोब्लास्ट लेयर बनी हुई है और एक ये ऑस्टियो लेयर ब्लास्ट लेयर बनी। तो एक क्या है यहाँ पे, ये बाहर साइड में है, तो ये क्या है यहाँ पे आउटर, ठीक है। अंदर वाली क्या है यहाँ पे इनर, इनर ऑस्टियोब्लास्ट है। तो ये बनी हुई है। यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर जो टिश्यूज रहता है ये, यहाँ पर जो सेल्स प्रेजेंट है उसमें भी ये देखो यहाँ पे लाइन लाइन दिख रही है, तो यहाँ पर भी क्या प्रेजेंट रहते हैं, फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं। जो फाइबर्स प्रेजेंट रहते हैं उसी से उसके बाद में ये दोनों जो लेयर है वो मिलकर क्या बना रही थी, ऑस्टियोब्लास्ट बना रही थी, ऑस्टियोब्लास्ट बना रही थी। फिर इसके अंदर साइड में क्या हो रही थी, यहाँ पे अस्थि मज्जा प्रेजेंट थी, बोन मैरो प्रेजेंट थी। जो बोन मैरो प्रेजेंट हो रही थी उस बोन मैरो के अंदर में क्या होता है, यहाँ पे माइलॉइड टिश्यू रहता है ना, कौन से माइलॉइड, माइलॉइड टिश्यूज रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो बोन मैरो के अंदर में जो टिश्यूज रहते हैं वो माइलॉइड टिश्यूज रहते हैं, और इन्हीं को क्या बोलते हैं, होमोपोइटिक टिश्यूज भी बोलते हैं। होमोपोइटिक टिश्यूज क्यों बोलते हैं, क्योंकि बोन मैरो में किसका फॉर्मेशन हो रहा था, ब्लड का फॉर्मेशन हो रहा था, हीमोग्लोबिन की चेन्स बन रही थी, तो इसको होमोपोइटिक्स टिश्यूज भी बोलते हैं। और इसी के द्वारा क्या हो रहा था, एडिपोज टिश्यूज और एल्यूलर टिश्यूज और ब्लड, इनका भी निर्माण होता है ना। फिर जो हम बोन मैरो की अगर बात करें तो बोन मैरो क्या होता है, यहाँ पे दो टाइप का होता है, एक रहता है व्हाइट बोन मैरो और दूसरा रहता है यहाँ पे येलो, येलो बोन मैरो। तो जो व्हाइट बोन मैरो है, ठीक है, व्हाइट जो बोन मैरो है उसमें क्या चीज हो रही थी, यहाँ पे डब्ल्यू जो आरबीसी है वो तो बन ही रही थी, है ना। एक सेकेंड ना पहले, ठीक है, ठीक है, व्हाइट या तो फिर येलो, क्योंकि हल्का सा येलोइश कलर भी रहेगा, ठीक है। तो ये कैसी हो रही है, हल्के यहाँ पीले कलर की रहती है, क्योंकि ये एडिपोज टिश्यू या फेट, है ना, फेट का फॉर्मेशन करती है, यानी यहाँ पर फेट बहुत ज्यादा डिपॉजिट होके रहता है, इसीलिए कैसे दिखती है, व्हाइट या तो फिर येलो दिखाई देती है। और इसमें जो बोन मैरो रहती है, ये जो अंदर की कैविटी है बोन मैरो है, ये इसमें जो शिफ्टिंग रहती है, मतलब शिफ्ट मतलब ये ऐसे जो कैविटी बनी हुई रहती है वो लंबी रहती है। और जब आपात इमरजेंसी कंडीशन आती है, इमरजेंसी कंडीशन आती है मतलब जैसे बॉडी का कोई पार्ट डैमेज हो गया, आरबीसी वगैरह कम बनी, उस टाइम में ये क्या होती है, यहाँ पे जो व्हाइट बोन मैरो है ये एक्टिव होती है और ये फिर क्या करती है, यहाँ पे आरबीसी का फॉर्मेशन करती है, ठीक है। लेकिन कब, इमरजेंसी कंडीशन में, जैसे बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो गई, कोई इंजरी हो गई, कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है, उस टाइम में रिकवरी करना है बॉडी को, तो उस टाइम में जो येलो बोन मैरो है या व्हाइट बोन मैरो है वो यहाँ पर आरबीसी का फॉर्मेशन करने लग जाती है, ठीक है। दूसरी चीज आती है यहाँ पे, इस साइड में लिख रहा हूं यहाँ पे, रेड बोन मैरो, रेड कहाँ गया, ठीक है, रेड बोन मैरो। तो रेड बोन मैरो में क्या चीज हो रही है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आरबीसी बहुत ज्यादा क्या प्रेजेंट है। क्या क्या हुआ बेटा, ठीक है, आरबीसी बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, इसीलिए ये कैसे दिखाई दे रही थी, यहाँ पे रेड दिखाई दे रही थी, ठीक है। और इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है रेड बोन मैरो का, रेड बोन मैरो का फॉर्मेशन जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं, है ना, एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं, जब हमारा एम्ब्रियो डेवलप होता है उसी टाइम में क्या होने लगती है, ये बनने लगती है। और जो हमारा जो पूरा जो स्केलेटल सिस्टम है ना, वो स्केलेटल सिस्टम भी कब बनने लग जाता है, जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में रहते हैं, जब हम छोटे मदर के एब्डोमेन के अंदर में रहते हैं उसी टाइम में ये डेवलप होने लग जाता है ना। और जब इसका फॉर्मेशन हो रहा है तो पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे जो जैसे हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में थे तो पहले क्या बन रही थी, यहाँ पे रेड बोन मैरो बन रही थी एम्ब्रियोनिक स्टेज में, और 5, है ना, 5 ईयर तक क्या रहती है हमारी बॉडी में, सिर्फ रेड बोन मैरो रहती है। इस रेड बोन मैरो से फिर डेवलप होता है यहाँ पे येलो बोन मैरो, ठीक है।
पहले सिर्फ क्या रहती है, रेड बोन मैरो रहती है ना। और जब यहाँ पे 25 से हमारी एज जब 20 से लेके 25 ईयर तक की हो जाती है, तो ये जो रेड बोन मैरो है वो कहाँ कहाँ पे आ जाती है, हमारी जो बोन मैरो मतलब बोन के अंदर में जो बोन मैरो है वहां पे, जो हमारी रिब्स है, जो हमारा स्टर्नम है, जो स्केपुला है, पेल्विस है, ह्यूमरस है, फीमर है, इन सारी बोन के अंदर में यहाँ पे ये रेड बोन मैरो रहती है। और इस रेड बोन मैरो के साथ में 20 से 25 साल की एज के बाद में वहां पे क्या आने लग जाती है, मतलब साथ में प्रेजेंट रहेंगी, है ना, साथ में येलो बोन मैरो भी डेवलप होने लग जाती है। ठीक है, मेन फंक्शन इनका जो मेन फंक्शन है आरबीसी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करना है। ठीक है, याद रहेगा बेटा। यस सर। ठीक है, ठीक है, फिर यहीं पर एक और चीज चलती है, यहाँ पे एक हेवर्सियन सिस्टम चलता है। हेवर्सियन सिस्टम में रहता है, अभी बताया था कि यहाँ पे हेवर्सियन ट्यूब्स रहती है, हेवर्सियन यहाँ पे वेसल्स प्रेजेंट हो रही है, हेवर्सियन नली रहती है ना, या हेवर्सियन कैविटी प्रेजेंट रहती है, और ये ऑस्टियोब्लास्ट बनाते हैं। और इसके अंदर में क्या रहता है, यहाँ पे लिम्फ प्रेजेंट रहता है, ऑस्टियोब्लास्ट रहता है। ऑस्टियोब्लास्ट को अंदर में क्या हो रही थी, जब उसके अंदर में लिम्फ और जब उसके अंदर में नर्व सेल प्रेजेंट होती है तो वो क्या कहलाता है, ऑस्टियन कहलाता है। ठीक है, ऑस्टियन कहलाता है। ठीक है, फिर अगर हम अस्थियों की बात करें तो अस्थियों में दो प्रकार की अस्थियां होती है, स्पंजी होती है और सघन होती है। स्पंजी जो रहती है उसमें क्या होती है, ये नॉर्मल, इनके अंदर में ये जो यहाँ पे लैमेली बन रही थी वो नॉर्मल साइज की होती है ना, नॉर्मल साइज की होती है। हेवेल्सियन जो सिस्टम रहता है वो उसमें नहीं होता है, स्पंजी में। ठीक है, और जो सघन होती है जैसे बोन हो गई, तो यहाँ पे हेवेल्सियन सिस्टम पाया जा रहा है ना। हेवर्सियन सिस्टम है, इसके अंदर में नियमित आकार की यहाँ पे जो सेल्स हैं इनकी जो डिजाइन मतलब जो शेप है वो डिसाइड रहता है। जो इनके अंदर में जो कैविटी रहती है स्पंजी में वो बहुत ज्यादा चौड़ी रहती है। मतलब अगर एक हेवर्सियन सिस्टम ये एक हेवर्सियन सिस्टम है, एक यहाँ प्रेजेंट है, तो अगला कहाँ है, यहाँ पे बीच में स्पेस हो रहा है। लेकिन जो सघन रहती है जैसे बोन होगी, इसमें देखो यहाँ पे पास पास में प्रेजेंट है, ये ऐसे प्रेजेंट है, बीच में कोई स्पेस उसको उतना ज्यादा नहीं मिला है ना। वर्क जो स्पंजी अस्थियां रहती है उसका वर्क होता है आरबीसी, आरबीसी और डब्ल्यूबीसी। ठीक है, डब्ल्यूबीसी का फॉर्मेशन करना। और जो सघन रहती है वो क्या करती है, सिर्फ फेट को डिपॉजिट करके रखती है, फेट को डिपॉजिट करके रखती है। ठीक है, इतना कुछ इस पे कुछ डाउट है? नो सर। नो सर। ठीक है, अगली चीज आती है वैस्कुलर टिश्यू। तो वैस्कुलर टिश्यू में क्या आ जाते हैं, मेन आते हैं यहाँ पे ब्लड, है ना, मेन क्या आ जाता है, ब्लड आ जाता है। और इस ब्लड में ब्लड का फंक्शन क्या है, ये गतिशील मतलब मोटिलाई टिश्यू है। मोटिलाई टिश्यू मतलब गतिशील ऊतक है, गति कर सकता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है। और इसका फॉर्मेशन कहाँ कैसे होता है, जो मेसोडर्म थी, हमने बताया था 3 जनन स्तर होते हैं उसमें, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म रहती है। तो मेसोडर्म से इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये याद रखना, ब्लड का जो फॉर्मेशन होता है वो मेसोडर्म से होता है। और यही एक ऐसा टिश्यू है जो मोटिलाई होता है, गतिशील होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जा सकता है ना। क्या फंक्शन करता है ये, वैस्कुलर सिस्टम में हेल्प, वैस्कुलर मतलब ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। जो भी मटेरियल रहता है, चाहे वो टॉक्सिक मटेरियल हो, वेस्ट मटेरियल हो, न्यूट्रिएंट मटेरियल हो, केमिकल मटेरियल हो, कोई भी मटेरियल को का ये क्या करता है, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करता है ना, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम अगर ब्लड की बात करें तो ब्लड में क्या होता है, कॉर्डेटा और नॉन कॉर्डेटा सब में
यहाँ पे दोनों में पाया जाता है, लेकिन दोनों में कैसा रहता है, यहाँ पे अलग अलग तरह का होता है ना। जैसे अगर हम एनिलिडा की बात करें तो एनिलिडा में क्या होता है, एक स्पेशल एक स्मेल रहती है, पारदर्शी रहता है। और जैसे हम कॉर्डेटा हो गए, ह्यूमन हो गए, तो हमारे इसमें कैसा हो रहा है, पारदर्शी रहता है, हमारे ब्लड की एक स्मेल आती है ना। और इसमें क्या होता है, वाटर प्रेजेंट रहता है। और यहाँ पे ब्लड की स्टडी करना क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी कहलाता है, हेमेटोलॉजी। ठीक है, अब यहाँ पर भी ये हीम वर्ड आ गया। ठीक है, हीम वर्ड आ गया मतलब समझ जाना कि वो किससे रिलेटेड है, ब्लड से रिलेटेड चीजें हैं, है ना। तो हेमेटोलॉजी हम जिसमें ब्लड की स्टडी करते हैं, क्या कंपोजिशन है, क्या उसके फंक्शन है, ये सारी चीजें देखते हैं। इसमें इसकी श्यानता देखना है। श्यानता मतलब क्या होता है, उसका गाढ़ापन, है ना। श्यानता मतलब गाढ़ापन ही होता है ना। अरे भाई, श्यानता मतलब उसका गाढ़ापन होता है ना। फिर उसका पीएच हमको याद रखना है। पीएच में क्या होती है, यहाँ पे 4.7 से 7.4 पीएच होता है इसका। ठीक है, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी याद रखनी है। इस पे ये बहुत अच्छे से बेटा, स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको तो स्टार बना के लिख लो। ब्लड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी रहती है वो क्या रहती है, 1.042 होती है 1.07। ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी। अगर हम नॉर्मल ह्यूमन बॉडी की बात करें तो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, 5 से लेके 6 लीटर होता है। ठीक है, 5 से 6 लीटर होता है। और ये इतना कब होगा, जब कोई पर्सन है उसका वेट 70 केजी है। ठीक है, 70 केजी है, मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे वो टोटल वेट का कितना हो रहा है, यहाँ पे 1.13 वा पार्ट हो रहा है, 1.13 1/13 पार्ट हो रहा है। ठीक है, रहेंगी इतनी चीजें याद, ये नोट कर लो बेटा थोड़ा। पीएच, स्पेसिफिक ग्रेविटी, क्वांटिटी पर 70 केजी। ठीक है, और इस टोटल बॉडी का कितना वेट होता है, तो 1/13, 13वां भाग किया। ठीक है, फिर बारी आती है प्लाज्मा की। तो प्लाज्मा टोटल बॉडी में कितना होता है, 5% होता है ना। 5% होता है। और ये ब्लड में मैट्रिक्स के मतलब मैट्रिक्स होता है एक तरह से। ब्लड का क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। और ये कैसा होता है, ट्रांसपोर्टेशन का वर्क करता है। और जो टोटल ब्लड रहता है पूरी बॉडी में क्या होता है, 5% होता है। और ब्लड का कितना परसेंट होता है, 55 से लेके 60% ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। ये होल बॉडी में था। ठीक है, बॉडी में था। और ये किस में है, यहाँ पे ब्लड में है। ठीक है, ब्लड में है 55 से 60%। फिर प्लाज्मा। तो प्लाज्मा में वाटर की अगर बात करें तो प्लाज्मा के अंदर में वाटर कितना होता है, 91% से 92% इसमें वाटर होता है। और जो ठोस मटेरियल रहता है, जो हार्ड मटेरियल रहता है, वो 8 to 9% है ना, 8 to 9% हार्ड मटेरियल रहता है। ठीक है, ठीक है। अब इस हार्ड मटेरियल में भी, इस हार्ड मटेरियल में क्या रहता है, 7% कार्बनिक मटेरियल रहता है। और जो 1% होता है, 1 से 2% जो होता है, वो अकार्बनिक रहता है। ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक रहता है। ठीक है, फिर दूसरी चीज प्लाज्मा के अंदर में, जो हम प्लाज्मा की बात कर रहे हैं, इस प्लाज्मा के अंदर में क्या होता है, कुछ कंपोनेंट्स और प्रेजेंट रहते हैं। उस कंपोनेंट्स में इसके अंदर में जो कंपोनेंट्स रहते हैं, एल्ब्यूमिन रहता है, ग्लोबुलिन रहता है, प्रोथ्रोम्बिन रहता है, फाइब्रिनोजन रहता है। ठीक है, जो मेन कंटेंट जो रहता है प्रोटीन प्लाज्मा, है ना। हम जो प्रोटीन या प्लाज्मा प्रोटीन की अगर बात करें तो प्लाज्मा प्रोटीन में क्या होता है, ये हमने सुनी हुई प्रोटीन है, सुनी है ये वाली प्रोटीन है। हाँ, ये प्रोटीन है, सुनी है क्या बेटा, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, है ना। एल्ब्यूमिन क्या कर रही थी, एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ये प्रोटीन एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्प कर रही थी। प्रोथ्रोम्बिन हो गया, फाइब्रिनोजन हो गया, ये ब्लड का थक्का, ब्लड क्लॉट होने में हेल्प कर रही थी,
है ना। फिर जो ग्लोबुलिन्स रहती है, ग्लोबुलिन्स मेनली कहाँ पर प्रेजेंट रहती है, लिम्फ में प्रेजेंट रहती है ना, लिम्फ में प्रेजेंट रहती है। जो प्लाज्मा प्रोटीन रहती है वो लीवर के अंदर में फॉर्म होती है। जो प्लाज्मा प्रोटीन रहती है बेटा, ये यहाँ पे थोड़ा सा नोट कर लेना, प्लाज्मा प्रोटीन लीवर में फॉर्म होती है ना, लीवर में निर्मित होती है, लीवर में निर्मित होती है, ठीक है। और ये क्या करती है, वायुमंडलीय जो मतलब जो इन्वायरमेंटल प्रेशर रहता है और पीएच जो लेवल रहता है, उस पीएच जो लेवल रहता है बॉडी के अंदर में, उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है, ठीक है। फिर एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन भी क्या कर रही है, जो परासरण दाब रहता है, ऑस्मोटिक जो प्रेशर रहता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करती है। जो भी ऑस्मो रेगुलेशंस होते हैं वो सबको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। फिर ग्लोबुलिन और ये इम्यूनोग्लोबुलिन, इम्यूनोग्लोबुलिन के लिए हमने बताया था यहाँ पे एंटीबॉडियां रहती है, जी रहती है, IgM रहती है, इम्यूनोग्लोबुलिन M रहती है, इम्यूनोग्लोबुलिन G रहती है, इम्यूनोग्लोबुलिन A रहती है, इम्यूनोग्लोबुलिन D रहती है। तो ये सब क्या है, यहाँ पे इम्यूनिटी वो करते हैं या एंटीबॉडी फॉर्म करते हैं और बॉडी को एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। बाहर से जो भी टॉक्सिक मटेरियल आ रहा है, जो भी मतलब जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है या कोई वायरस, बैक्टीरिया, पैथोजन, ऐसे पैथोजन जो भी आ रही, जो हमारी बॉडी के अंदर में कोई भी टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस कर देंगे, टॉक्सिक इफेक्ट बनाने लगेंगे, कोई रोग उत्पन्न कर सकते हैं, तो उससे हमको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ना। इतना ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। यस सर। यस सर। ठीक है, क्लास के लिए रिस्पांस दे दो।